तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच गुरुकुल। तो एच गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जो 10th की सीरीज है इंग्लिश वो स्टार्ट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड जो दो वीडियोस हैं है ना, वो दो वीडियोज आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। और ये जो है आज तीसरा वीडियो है क्लास इंग्लिश सीरीज का। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक कविता है, पोएम है। और ये जो पोएम है वो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोएट है ना। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली जो नेचर के बारे में लिखते हैं, है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप विद सोसाइटीज के बारे में लिखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो एक खास बात है वो क्या है कि वो 4 ही लाइन लिखते हैं, लेकिन उसका जो वो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसका मतलब वेरियस मीनिंग होता है, मल्टीपल मीनिंग्स होता है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है, हम लोग आज इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसका चेक करेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको पढ़ेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे। ठीक है, उसकी सेटिंग जो है वो सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, और उसके अंदर में जो ये वर्ड यूज किया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है ना, क्यों यूज किया गया है, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है पोएटिक डिवाइसेस जो भी है, थीम है ना, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज किया गया है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है, डस्ट मतलब क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स। डस्ट मतलब क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स मतलब क्या होता है कि एकदम जो महीन होता है ना, एकदम महीन कण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। ठीक है, और स्नो मतलब क्या होता है, स्नो मतलब होता है बर्फ, है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो कविता है, ये इसका सेटिंग कहाँ पे रखा गया होगा, कि ऐसे जगह में रखा गया होगा जहाँ पे जो क्या करता है, जो जगह में क्या होता है, बर्फ गिरता है ना, बर्फबारी होती है। तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे रखा गया है, समवेयर इन अमेरिका। क्यों अमेरिका में, रशिया में भी तो बर्फ गिरता है, लेकिन अमेरिका में ही क्यों रखा गया है, क्योंकि जो इसका जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से। ठीक है, इसी वजह से इसका जो सेटिंग है वो कहाँ पे रखा गया है, अमेरिका में रखा गया है। ठीक है, समवेयर इन अमेरिका, अब एग्जैक्ट तो पता नहीं है कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड क्या है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, विंटर सीजन, क्योंकि बर्फबारी जो होती है वो बेसिकली उस क्षेत्र में जब विंटर आता है ना, उसी समय पे होता है। ठीक है, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या है, सैड मूड में है ना, वो खुद में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, उसका मूड जो है वो पूरा ज्यादा खराब है। और वो क्या है, स्टैंडिंग और वर्किंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री, ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस ट्री होता है, टॉक्सिक ट्री होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, या तो खड़े हैं उसके नीचे, या तो वहां से होके वो गुजर रहे हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोएट जो है वो क्रो का यूज किया है और हेमलॉक का यूज किया है, हेमलॉक ट्री। तो क्रो जो होता है, क्रो क्या होता है, सोसाइटी क्या मानता है क्रो को, कि ये रंग में काला है, इसका जो आवाज है वो क्या है, आवाज कर्कश टाइप का है ना। और इसको समाज का लोग क्या बोलता है, सिंबल ऑफ डेथ। यानी कि ये जो क्रो है, क्रो वर्ड किसको दिखा रहा है, नेगेटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये भी क्या दिखा रहा है, नेगेटिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्रो बैड लक ना। क्रो को हम लोग क्या मानते हैं, बैड लक, बैड लक मानते हैं हम लोग, यानी कि समाज जो है, समाज क्या मानता है, क्रो को बैड लक मानता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लैक इन कलर, समाज में ऐसे ही जो ब्लैक कलर है उसको क्या मानता है, एक अशुभ, अशुभ का जो सिंबल होता है उसको माना जाता है। ठीक है, और क्या मानता है, सिंबल ऑफ डेथ, और क्या है, हार्श वॉइस। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं जिसकी वजह से क्रो को है ये नेगेटिविटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, हेमलॉक ट्री, ये होता है पॉइजनस या टॉक्सिक। ठीक है, क्या होता है, पॉइजनस या टॉक्सिक। तो ये जो दोनों है, क्रो है, हेमलॉक ट्री, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोथ रिप्रेजेंट नेगेटिविटी, यानी कि दोनों जो है वो नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। अब हम लोग जाते हैं सीधे पॉइंट, है ना। तो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या लिखते हैं, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी, यानी कि एक ट्री है, हेमलॉक ट्री है। ठीक है, एक क्या है, हेमलॉक ट्री है इस प्रकार का। यहाँ पे क्या है, एक क्रो आके सीधा बैठता है और इधर से होते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पार हो रहे होते हैं, या तो खड़े होते हैं, है ना। तो क्या करता है, जैसे ये आके जो क्रो है वो वहां पे बैठता है, कुछ मूवमेंट करता है ना, तो वह उसके ऊपर में जो बर्फ गिरी हुई थी, पेड़ के ऊपर जो बर्फ गिरी हुई थी, गिर के जो अटकी हुई थी, उसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पे गिर जाते हैं, है ना। द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि जैसे ही वो कौवा जो होता है वो आके बैठता है ना, हेमलॉक ट्री के ऊपर में, उसमें जो स्नो अटका हुआ था उसके जो फाइन पार्टिकल्स है वो मेरे ऊपर गिर जाता है। कौन बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है। ठीक है,
और क्या करता है, वो जो फाइन पार्टिकल्स गिरते हैं ना उसके ऊपर में, हैज गिवन, वो फाइन पार्टिकल क्या दिए जाते हैं उसको, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि क्या, वो क्या दिए जाते हैं, उसका जो अंदर में हृदय है उसके अंदर में क्या चल रहा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था वो, है ना, मूड ऑफ था उसका, तो क्या दिया जाता है, वो जो माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसका जो मूड है उसमें क्या करता है, वो चेंजेस लाता है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड, और क्या बोलता है कि कोई अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, गुस्से में हो, या तो वो मेंटल स्टेबिलिटी होता उसका मेंटल स्टेबिलिटी उसका अच्छा ना हो, तो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा दिन जो है वो खराब ही जाता है ना, मेंटल स्ट्रेस में पूरा का पूरा दिन खराब जाता है। लेकिन क्या करता है, जैसे वो कौवा राइटर के ऊपर में डस्ट ऑफ स्नो गिराता है ना, वो क्या करता है, जो राइटर है वो पहले ही खराब मूड में था, उसका मूड अच्छा हो जाता है, और क्या बोलता है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे हाइड रूड, कि जो मैं पछतावे में गुजारने वाला था, जो रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि जो दिन मेरे बचे हुए थे, है ना, रात होने तक जो दिन मेरे बचे हुए थे, अब वहां से जो है उसका मूड सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो जो उसका डे है वो बर्बाद होने से बचा लेगा, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो ये जो कौवा है ना, क्रो, पहला लाइन में क्या बोलता है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब इसको अच्छे से समझो कि पहले ये क्रो का यूज किया गया है, फिर हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है। ये जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है नेगेटिविटी का सिंबल, है ना, जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और क्या यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है, जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या बोल रहा है कि क्रो जो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन नेगेटिविटी है, लेकिन जो वहां से पार हो रहे होते रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उसके ऊपर में जैसे वो गिरता है, वो क्या कर रहा है, जो पावर ऑफ नेचर है उसको दिखा रहा है, यानी कि ये दोनों नेगेटिविटी का सिंबल होते हुए भी कुछ खराब होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट में क्या बोल रहा है कि उसका मूड जो है ठीक हो गया था, है ना, जिस वजह से ये जो नेगेटिविटी है इसको स्किप करके जो पावर ऑफ नेचर है उसको दिखा रहा है, ठीक है। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। चलो, अब हम लोग इसको जानते हैं एक अलग तरीके से, कि समाज का जो एक कहावत चलता है कि अच्छा ये खराब सिंबल है, कुछ त्योहार है उसमें काला मत पहनो, काला कलर जो होता है उसको पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रहा है, समाज क्या बोलता है कि ये सारी चीजें नेगेटिविटी है, तो इस सब चीजों को इग्नोर करना है, क्योंकि रोबोट फ्रॉस्ट एक टाइप से ये भी दर्शा रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, बकवास है ना, ये सब क्या है, फॉल्स है, यानी कि रोबोट फ्रॉस्ट यहाँ पे ये प्रूव कर रहे हैं कि समाज में इन चीजों को नेगेटिव मान रहा है, लेकिन क्या हो सकता है कि जो छोटा सा मूवमेंट होता है ना नेचर का, वो क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है। तो समाज की जो अफवाहें हैं उस पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इसका इस जो कविता है, इस कविता का थीम क्या है, तो थीम क्या है इस कविता का, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, नेचर का जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, यानी कि उसका मूड में जो चेंज हुआ ना, जो पावर ऑफ नेचर है उसको दर्शा रहा है। इसका थीम क्या है, पावर ऑफ नेचर। और क्या बोल रहा है, स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव, क्या बोल रहा है कि छोटी सी जो मूवमेंट्स हो सकता है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, वो जो छोटी सी मूवमेंट होता है वो क्या कर सकता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है, ठीक है। चलो इस कविता में क्या क्या जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं ना। क्या है सिंबोलिज्म, देखो सिंबोलिज्म हम लोग क्यों देखते हैं, सिंबोलिज्म यानी कि किसी चीज को सिंबल करना, कुछ दूसरा वर्ड यूज करके कुछ दूसरी चीज को हम लोग बताना, यानी कि जो क्रो क्रो है ना, ये एक पक्षी का एग्जांपल लिया गया है, हेमलॉक ट्री है, एक ट्री का एग्जांपल लिया गया है, लेकिन दोनों क्या सिंबल कर रहे हैं, नेगेटिविटी को सिंबल कर रहे हैं, इसीलिए इस जो कविता है इसमें क्या यूज किया गया है, सिंबोलिज्म का यूज किया गया है ना। दूसरा क्या है, एलिट्रेशन, देखो एलिट्रेशन क्या होता है पोएटिक डिवाइसेस में, एलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एलिट्रेशन कहाँ पे यूज हुआ है, देखो द वे अ क्रो, है ना, फिर क्या है, सुक डाउन, ठीक है, डस्ट स्नो, ठीक है, फिर क्या है, फ्रॉम, फिर ये क्या है, हेमलॉक के, ये सारी जो क्या है कॉन्सोनेंट वर्ड्स है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इसके वजह से क्या यूज किया गया है, एलिट्रेशन यूज किया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है, फिर क्या है, एजोनेंस, एजोनेंस मतलब क्या होता है, रिपीटेशंस ऑफ ए ई आई ओ यू, या तो वॉवेल साउंड्स जो होता है ना, उसका अगर रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं। एजोनेंस में देखो क्या है, मूड आ जाता है, यहाँ पे ऑफ है, मूड है, ए है, यहाँ पे भी ए है ना, फिर सेव्ड सम पार्ट ऑफ ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, ए है, ठीक है। तो ये जो साउंड हो गई ये क्या हो जाता है,
ये हो गया एजोनेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स का यूज किया गया है। फिर क्या है, एंजेबमेंट। एंजेबमेंट मतलब क्या होता है, एंजेबमेंट मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो पोएम है, कहीं भी कुछ भी फुल स्टॉप या तो कुछ भी सिंबल, कोमा, ये कुछ भी सिंबल नहीं आता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंजेबमेंट। जंप टू नेक्स्ट विदाउट पंचुएशन, यानी कि कुछ भी बिना कोमा, बिना फुल स्टॉप, बिना एक्सक्लेमेशन, कुछ भी बिना सिंबल के हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन से दूसरा लाइन हम लोग जब जंप करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंजेबमेंट, ठीक है। अब देखो राइम स्कीम इसका देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है इसका, द वे अ क्रो, अगर इसमें क्या है, ओ डब्ल्यू का साउंड आ रहा है ना, तो डब्ल्यू साउंड हम लोग क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए ए। ये मी उच्चारण, मी जो साउंड कर रहा है उसमें हम लोग क्या मानते हैं बी। देखो फिर क्या गया, स्नो, स्नो, क्रो और स्नो क्या मैच हो रहा है, तो बिल्कुल मैच हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ए साउंड मैच कर गया। मी और ट्री क्या मैच हो रहा है, तो ये भी मैच कर गया। इसी वजह से पहला जो स्टैंजा है इसमें क्या है, ए बी, ए बी, इसका राइम स्कीम हो गया। दूसरा स्टैंजा क्या है, हर्ट, ठीक है, फिर क्या है, मूड, इसको हम लोग सी मानते हैं, इसको हम लोग डी मानते हैं, ठीक है। फिर क्या है, पार्ट, तो हर्ट से साउंड सिमिलर कर रहा है इसलिए सी, और रूड, इसमें डी साउंड सिमिलर आ रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, डी। तो क्या हो गया, ए बी और सी डी सी डी, तो इसका राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी सी डी, ठीक है। चलो अब इस कविता में हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट क्या बन रहा है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, कि इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं सडनली क्या चेंजेस होता है। देखो क्या है कि एक टाइप हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लैक, क्योंकि सिंबलिज्म का यूज किया गया है, हेमलॉक ट्री को और फिर ब्लैक क्रो को, तो क्या हो गया, वो एक टाइप का नेगेटिविटी दर्शा रहा है, यानी कि ब्लैक दिखा रहा है, और वहां पे जो वेदर है, बर्फ है, वो क्या दिखा रहा है, व्हाइट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट क्या बन रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो बस इस जो छोटा सा कविता है, इस ये जो छोटा सा पोएम है, इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा वो हम लोग लाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसका एमसीक्यूज हो सकता है, या तो जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंग्लिश पढ़ते रहिए।